कुंदन और पवन दोनों सगे भाई थे। पिता की मृत्यु के बाद कुंदन ने बड़ी चालाकी से सब कुछ अपने नाम कर लिया। पवन को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन क्या करता, कागजों में तो वही लिखा था, उधर कुंदन के घर। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुमने कितनी चालाकी से पिताजी के अंगूठे के निशान कागजों पर ले लिए। नहीं तो क्या मैं सब कुछ ऐसे ही उसको दे देती? अब तुम देखो, हम लोग 12 बीघा जमीन के मालिक हो गए हैं। लेकिन तुम तो जानते ही हो, मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं करता खेती बाड़ी करने का। फिर हम कैसे करेंगे? तुम भी कितने मूर्ख हो। अरे तुम्हें पता है, पवन को इतना बड़ा घाव मिला है। बड़े भाई होने के नाते तुम उसके पास जाओ, उसे दिलासा दो और कहो कि तुम खेती कर सकते हो। उसके बदले तुम उसे थोड़ा सा अनाज और कुछ पैसे दे दोगे। मैं अभी पवन के पास जाता हूँ। कुंदन अपने भाई पवन के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रख उसे दिलासा देता है। अरे पागल, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम मेरे भाई हो। माना कि पिताजी ने सारी जमीन मेरे नाम लिख दिया, लेकिन मैं क्या तुम्हें भूखे मरते हुए देखूंगा? मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझा भैया। इसमें समझने जैसा तो कुछ है भी नहीं। पवन देखो भाई, हम लोग ठहरे किसान आदमी खेती बाड़ी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? तुम एक काम करो, 12 बीघा जमीन तुम ही जोतो और तुम उसके बदले में मैं तुम्हें अनाज और पैसे दूंगा। पवन सुनीता की तरफ देखता है। सुनीता बाद में जवाब देने के लिए इशारा करती है। कुंदन के चले जाने के बाद, देखा सुनीता, तुम कह रही थी कि भैया ने मेरे साथ गलत किया, लेकिन वो खुद चलकर मेरे घर आए और मुझे जमीन बोने के लिए भी कहा। वो तुम पर कोई एहसान करने के लिए नहीं आए हैं। क्यों नहीं समझते पागल? तुमसे काम निकलवाने के लिए आए थे। उनके यहाँ काम करने से अच्छा है कि तुम किसी और के यहाँ काम कर लो। नहीं नहीं, तुम गलत कह रही हो सुनीता। मैं भाई के पास ही काम करूंगा। किसी दूसरे के पास काम करो और पैसा भी न मिले तो कम से कम यहाँ पर अनाज और पैसे तो मिलेंगे। अगले दिन पवन खेती करना शुरू कर देता है। साल के अंत में 40 बोरी गेहूं की होती है, लेकिन कुंदन पवन को सिर्फ 100 किलो गेहूं ही देता है। ये क्या भैया, आपने सिर्फ मुझे 100 किलो गेहूं ही दिया है। हाँ हाँ, तुझे तेरी मेहनत का इतना ही मिलेगा। चल अब घर जा। पवन उदास मन से अपने घर लौटता है। सुनीता भाई ने फिर मेरे साथ धोखा किया, लेकिन अब मैं कभी उनसे झांसे में नहीं आऊंगा। तुम ऐसा करो, इनमें से कुछ गेहूं निकालकर उसे साफ कर दो। मैं पीसने के लिए डाल देता हूं। सुनीता 5 किलो गेहूं में से काफी सारा गेहूं निकालकर उसे साफ करने लगती है। तभी उसे उस गेहूं में से एक चमकती हुई चीज दिखाई देती है। वो गेहूं को साइड करती है और उसके बीच में पड़ी हुई चमकती हुई अंगूठी को उठा लेती है। अजी सुनते हो? इधर आओ, देखो तो यहाँ इस गेहूं में से अंगूठी मिली है। ये तो अंगूठी लग रही है, कहीं भाभी की तो नहीं है? कुछ तो अक्ल से बात किया करो। उनकी कैसे हो सकती है? गेहूं तो तुमने उठाया था ना खेतों से। फिर ये अंगूठी किसकी हो सकती है? देखने में तो बहुत कीमती लग रही है। सुनो, तो एक काम करो, शायद भगवान ने इस अंगूठी को हमारे पास भेजा है, क्योंकि तुम्हारे भाई ने तो हमारे साथ धोखा किया और साल भर का राशन भी नहीं दिया। तुम इस अंगूठी को बेच दो। अंगूठी बड़ी कीमती लग रही है, हमें इसके अच्छे दाम मिल जाएंगे। पवन अंगूठी को हाथ में लेकर ध्यान से देखने लगता है और याद करने लगता है कि ये अंगूठी
आखिर खेतों में आई कहां से? वो उसे हाथ में लिए सुनीता से बोलता है। तुम सही कह रही हो, शायद ये भगवान ने हमें दी है। काश हमारे पास ढेर सारा गेहूं हो जाता, उसमें से मैं आधा बेच देता और आधा हमारे परिवार के काम आता। पर कोई नहीं, इस अंगूठी से भी हमें ये सब मिल जाएगा। तभी उस अंगूठी से रोशनी निकलती है और पवन और सुनीता देखते हैं कि वहां पर गेहूं की बोरियों के ढेर लग जाते हैं। दोनों पति पत्नी डर के मारे कोने में खड़े हो जाते हैं। ये कैसा चमत्कार है? अचानक से इतना सारा गेहूं यहां कैसे आ गया? मैंने तो बस ऐसे कह दिया था कि ढेर सारा गेहूं होता तो अच्छा होता। पवन के ऐसा बोलते ही फिर से वहां पर गेहूं की बोरियों का ढेर लग जाता है। दोनों पति पत्नी हैरानी से कभी गेहूं को तो कभी एक दूसरे को देख रहे थे। पवन अंगूठी को दोनों हाथों में पकड़ता है और उससे धान मांगता है और वहां पर 4 बोरी धान आ जाता है। अब तो सुनीता और पवन की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पवन और सुनीता जब जरूरत होती जादुई अंगूठी से अपनी जरूरत का सारा सामान ले लेते। यहां तक कि धीरे धीरे उन्होंने अपना छोटा सा व्यापार भी शुरू कर दिया। गांव वालों को लगता है कि पवन अपने व्यापार से इतना पैसा कमाता है कि अब उसके पास एक अच्छा घर भी और हर तरह की सुख सुविधाएं भी हैं। कुंदन और उसकी पत्नी इतनी जमीन होने के बाद भी दूसरे मजदूर किसानों के ऊपर निर्भर रहते और उनके हालात दिन पर दिन खराब होने लगी।